नीचे का तापमान होना नीचे। हाँ, नीचे का तापमान लगभग जो है 45 के आसपास है। और यहाँ पे हम बंडी पहन के बैठे हैं, मतलब एक मजेदार ठंडा मौसम है यहाँ पे। हाँ, एक्चुअली मैं अपना एक परिचय दे दूं छोटा सा आप सभी लोगों को जी कि मेरा नाम है राहुल जवान। अब जवान क्यों लगा? क्योंकि मैं भारतीय सेना में था और 18 साल मैंने भारतीय सेना में सेवाएं दी है। 2012 में जब किसानों ने आत्महत्याएं की और हम तक ये खबर पहुंचती है, तो मन में एक चीज़ है कि यार किसान तो आत्महत्या नहीं करना चाहिए। एक किसान का बच्चा होने के नाते अब ये बच्चा फौज में चला जाए, इसके पिताजी एप्पल के किसान हैं और इसको पता लगे कि देश में आत्महत्याएं हो रही, तो ये पापा को फ़ोन करके पूछेगा पापा किसान क्यों मर रहे हैं। बिल्कुल। हमने भी छुट्टी ली साहब बाद में और लेकर के हम उस क्षेत्र में गए जहाँ पे ये आत्महत्याएं हो रही थी। तो वहाँ जाकर के पता लगा कि लोग अवेयर नहीं है, मतलब जागरूक नहीं है। अगर मैं आपको एक बंदूक चलाने के लिए दे दूँ और आप जागरूक नहीं है तो खुद को मार लोगे उससे या चोट खा जाओगे। जब फायर होता है तो खोखा जो निकलता है ना बंदूक का, वो गोली की बराबर स्पीड से निकलता है, आँख फाड़ देता है कई लोगों की जो पास में बैठा होता है। अगर मैं यहाँ से फायर करूँगा तो आपको चोट मारेगा, वो सीधा जाके धड़क के देंगे। अवेयरनेस नहीं है। तो जब उस क्षेत्र में गए तो पता चला कि आप जितने का सेब उगा रहे हो उससे ज़्यादा की दवाइयाँ लगा रहे हो। अब आपके ऊपर बजाय कर्ज उतरने के कर्ज चढ़ते जा रहा है। अब जब कर्ज चढ़ते जा रहा है आपके ऊपर तो आप फंस गए ट्रैप में। अब धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ा है, अपनी इज्जत बचाने के लिए एक छोटा टुकड़ा हर 5 साल में बेचना पड़ रहा है जमीन का, या सेब की स्थिति यहाँ पर भी आ चुकी है। मैं वही बता रहा हूँ, या आप सेब को कम कर रहे हो चुपचाप बिना कहे कि भाई छोड़ तो सकता नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। राणा जी सेब छोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, लेकिन झेल नहीं पा रहे। अब इतनी स्थिति बुरी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हर हफ्ता एक हफ्ता ऐसा नहीं बीत रहा है जो आपके कंधे पे टंकी नहीं आ रही स्प्रे की, या कोई ना कोई केमिकल बदबूदार आपके हाथ में नहीं लग रहा है। और ये दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए चीज़ें जादूगरी लेके आते हैं किसानों के बीच में। तो साहब अब हम भी थे 12वीं पास उत्तर प्रदेश बोर्ड से, सेना से ग्रेजुएट, तो सेना की पढ़ाई तो यहाँ किसी काम की है नहीं। अब खेती हमें भी नहीं आती थी, खेती का ख्या भी नहीं आता था। बचपन में जो बच्चे ने खेती की पिता के साथ लग के, वो खेती थोड़ी करता है। आप सेब तोड़ने के लिए लाया, बच्चा आ गया वरना भाग गया क्रिकेट खेलने, फिर पकड़ लाए चल भाई वो स्प्रे करा, तो उसको पता नहीं पापा क्या करना है, उसको पता स्प्रे कर रहे हैं। मैं भी टंकी पकड़ के खड़ा हो गया, दोस्त ने सिट्टी मारी, रुक गया, वो बस 2 पेड़ और किए, भाग गया। उसको खेती सीखना नहीं बोलते, हम लोग सीखते काम है जब जरूरत होती है। अब मैंने सबसे पहले अपने पिताजी से पूछा कि पापा जी खेती क्या है, कैसे होती है? तो बोले अपनी नौकरी कर, आराम से चक्कर मत पड़। उनको भी नहीं पता कि खेती होती कैसे। जब पूछा वो भी दुकान वाले के पास जाते हैं पत्ता तोड़ करके, भैया देखना यार ये पत्ता मुड़ रहा है, ये तो बैठे मुझे पेलने के लिए है। ये भाई ने 4 शीशियां, साला जिसकी जरूरत नहीं थी, इस पे थ्रिप्स लगा है, तो तुमने मुझे थ्रिप्स की दवाई दे देनी थी और बोलना था कि आधा ml से 75 ml तक 1 लीटर में लेना है। तुमने बोला है 250 ग्राम ले लो और ये खेत में छोड़ दो। जरूरत थी 150 ml की, दे दी 250 ml। और ये नहीं बताया कि मुंह पे मास्क पे लगाना, फुल कपड़े पहनने और ग्लव्स पहनना है, तुम्हारी बॉडी पे ना गिरे, इससे कैंसर हो सकता है। और इसके साथ में एक फंगीसाइड दे दिया, एक टॉनिक दे दिया, एक और दे दिया, 4 और दे दी बांध के। जरूरत थी 300 रुपए की दवाई की, दे दी 2300 रुपए की दवाई। तो बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा तुम्हारा? किसान बर्बाद। भाई मुझे पानी चाहिए था, तुम जबरदस्ती 4 पेय पदार्थ और ले आए उठा करके। बादाम भी ले आ रहे महाराज जी, मैं तो खा के आया हूँ। कि राहुल भाई ये आप हिमाचल में आए हो तो रख दो, वो खराब गया, मैं तो खाऊंगा नहीं क्योंकि मेरा तो पेट भरा हुआ है। वही पौधे की स्थिति है। अब खेती सिखाने के लिए खेती सीखना जरूरी है। ऐसी जाती है तो हमने साहब हमें लग गया फिर पागलपन। शायद उस समय जब देश आज़ाद हुआ होगा तो आज़ादी के लिए भी इसी तरह का मेरे ख्याल से तो पागलपन यही मेरे जो दिमाग में आज़ादी मिली है। आप पूछो, मैं रात जब गाड़ी चला के आया, लगभग 14 घंटे का सफर किया था। 14 घंटे का सफर था। आपको लग रहा था भैया कि मैं थका हुआ हूँ। रात के 10 बजे फुल्ली एनर्जेटिक थे हम। ये बोले भैया अभी आप रेस्ट करो। कितने बजे सुबह पहले मेरा मैसेज गया होगा? 4:30 बजे। 4 बजे मैसेज आया। भाई ये हमारे आपकी नमस्ते प्रधान जी। ये मेरे चाचा जी है और ये पंचायत। अच्छा आइए बैठिए साहब, आपका स्वागत है। आपका सतीश बसोली जी है। जी बसोली जी, एक आपका परिचय दे दीजिए, हमारी वीडियो भी चल रही है। आप भी आ जाएंगे, आप इधर आइए, इधर आ जाओ। नीचे बैठने का मजा ही अलग है खेतों में। आपका पूरा परिचय। मेरा नाम है जी सतीश बसोली जी,
मैं स्थानीय ग्राम पंचायत देवरी कमेटी का प्रधान हूँ बहुत बढ़िया। और निवासी आलाम का रहने वाला अरे हूँ। वाह। हाँ जी। अच्छा, हिमाचल वाले किसान बागवान। बहुत बढ़िया। हिमाचल वालों से बड़ी तगड़ी पुरानी दोस्ती रही है अपनी, क्योंकि शुरुआत जो है वो सेना की शुरुआत यहीं से हुई हाँ जी। और यहाँ पोस्टिंग भी रहा, शिमला में भी। कुफरी उपरी सब मोटरसाइकिल से काफ़ी घूमे और उससे आगे कभी आ नहीं पाए क्योंकि रास्ता देखा नहीं था कि कहाँ तक जाएं। तो सब उसके बाद खेती सीखना शुरू किया तो ध्यान जो गया वो केमिकल फ्री की तरफ गया। यार ये जहर वाली खेती तो नहीं सीखनी है। तो मुझे घर वालों ने एक ऐसा खेत दिया जो बिल्कुल बर्बाद खेत था, रेत वाला खेत था, कि इसका दिमाग का बुखार उतर जाए और ये भाग जाए। मतलब हमें आके तंग करता है उधर से फोन कर करके, गोबर घोलो, ये करो वो करो। खैर खेती सीखी और बहुत लोगों के पास गया कर किसी ने ये कह दिया कि हिमाचल में एक किसान हैं प्रधान जी, बहुत बढ़िया सेब की खेती करते हैं और अच्छी खेती सिखाते भी हैं। तो मैं भाई साहब छुट्टी में चुपचाप घर वालों को बोला कि 2 दिन के लिए सेना ने मुझे दिल्ली भेजा है और मैं हिमाचल भाग गया ट्रेन पकड़ के जनरल से ही। और यहाँ आके बोला कि भाई साहब ये मेरा आई कार्ड है, मैं सेना से हूँ, मुझे खेती सिखा। तो इन्होंने जो बताया, जितना बताया अपनी ईमानदारी से जगह जगह से सीखा और उसको जाके प्रैक्टिकल किया। तो मेरा अपना मानना ये था कि मुझे 70% आदमी ने वो बताया जो उन्होंने कभी अपने खेत में नहीं किया। सच बता रहा हूँ मैं, ज्ञान दिया मुझे 70% वो ज्ञान लोगों ने दिया जो उन्होंने कभी अपने खेत में नहीं किया, क्योंकि अगर उन्होंने किया होता तो मेरे खेत में नुकसान नहीं होता उस चीज का। ऐसा हो ही नहीं सकता जो चीज आपको फायदा देगी मुझे नुकसान दे जाए। मैं लिख के देता हूँ। तो पहला प्रण तो मैंने ये लिया कि मैं लोगों को वो बताऊंगा जो मैंने किया है, जो खुद किया, जो किया नहीं उसको मैं बताऊंगा भी। आप मेरी वीडियो देखते होंगे, मैं बोर्ड पे भी बताता हूँ, मैं करके भी दिखाता हूँ, मैं खेत में डालने के बाद रिजल्ट भी दिखाता हूँ लोगों को। अब तुम्हारी मर्जी है तो डाल लो। अब आप पोटास का विकल्प ढूंढते हो, कल एक वीडियो आई मेरे पास केला बचा हुआ था, मैं केले की खेती करता हूँ। केला जो बचा, छोटा छोटा केला किसी काम का नहीं होता है, वो ड्रम में डाल दिया, 5 किलो गुड़ डाल दिया, उसके मुंह पे मैंने कपड़ा बांध दिया। अब 3 महीने बाद खोला तो लाल रंग का शरबत जैसा निकल रहा है उसमें से, एकदम शुद्धतम पोटास है भाई साहब। 1 लीटर टंकी में डाल के स्प्रे मार दो, हो गई खेती। मैं क्यों जाऊँ 0050 लेना 150 रुपए का। आपका सेब टूटता है, उस समय में जो छटाई होती है सेब की, उससे पोटास बनाओ ना 500 लीटर के ड्रम में डाल के, फार्मूले भी बताऊंगा। तो सब वहां से खेती सीखनी शुरू की और करते करते मेरी पहली मीटिंग में 19 आदमी आए थे और उसमें से 3 आदमी बचे थे, बाकी चले गए थे। सुनते सुनते ही निकल गए। अब यार बोलने की तजुर्बा नहीं था, कुछ प्रैक्टिस नहीं थी, बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन फौजी आदमी कभी जिंदगी में तो पंच पे गए नहीं, हाथ पैर ऐसे कांपते थे कैमरा देख के। ऐसा लगता था मैं इससे बात, ये डिब्बे से बात कैसे करूं। अब लगता है कि लाखों लोगों से बात कर रहा हूं मैं बैठ के। तो अभी तो तजुर्बा भी हो गया। फिर धीरे धीरे खेती सीखी साहब, और खेती का एक सूत्र पकड़ा कि जिस तरीके से खेती हो रही इस तरीके से तो होगी नहीं। अभी क्या है कि आप छत पे खड़े हैं प्रधान जी, और मैंने आपको कहा कि नीचे आ जाओ। नीचे आ जाओ मतलब आप इस समय केमिकल के चरम पे हैं और अभी आपका केवल नुकसान हो रहा है। और मैं आपको लाना चाहता हूँ एकदम जीरो बजट तो नहीं कहूँगा, जहर मुक्त खेती पे, कि मैं जो भी डालूं ऐसा डालूं कि मेरी ज़मीन खराब ना। मेरे 3 मकसद होने चाहिए। मेरी ज़मीन की ताकत बढ़े हर साल, उसका ईसी बढ़ना चाहिए, उसका कार्बन बढ़ना चाहिए, उसका सारी चीज़ें जितनी भी हैं ज़मीन में इंक्रीज हों, मेरा उत्पादन बढ़े, चाहे 20% बढ़े, और मेरा खर्चा पहले साल 50% होना चाहिए। तब तो मैं तुम्हारी सुनने वाला हूँ भैया, नहीं तो उठो और यहाँ से निकलो। तुम्हारे जब तक झोला छाप है, रोज ज्ञान पेलने आते हैं। ये किसान को बोलना चाहिए लोगों को। तो हमने एक ऐसा तरीका निकाला कि भाई हमने काम किया उन चीज़ों पे जिनको किसान छोड़ देता है। सबसे पहले हमने काम किया आपके क्लाइमेट कंट्रोल पे। तो यहाँ तो खैर वो नहीं हो सकता है, बाकी हमारे प्लेन में बहुत काम आता है। चारों तरफ से सुपर नेपियर की बाउंड्री है नहीं। हाँ, दूसरा हमने काम किया पानी पे, कि बैलेंस पानी अगर आप देते हो उसका बहुत बड़ा रोल अपने आप में, एक साथ। हाँ। तीसरा हमने काम किया सबसे ज्यादा कि आपने डीएपी डाला, यूरिया डाला, पोटाश डाला, कुछ भी डाला, अभी ये सबको पता है कि इतने % लग रहा है, इतने % लग रहा है, इतने % फिक्स हो रहा है। कभी आपने सोचा ये जो फिक्स हो रहा है ये आदि अनादि काल के लिए भोले शंकर की तरह फिक्स है, इसको कोई हिला नहीं सकता। तो भोले बाबा थे, हैं और वो रहेंगे। अब ये जो डीएपी आपने जड़ में डाल दिया, ये निकलेगा कैसे भाई? आपने डाला, आपके पिताजी ने डाला, उनके पिताजी ने तो नहीं डाला होगा क्योंकि उस टाइम में तो आया ही नहीं था। आपका बच्चा भी डालेगा, अब आपका जो पोता आएगा। अब अगर आपने इसको नहीं निकाला जमीन से या टेक्निक नहीं सीखी कि हाउ टू यूज, तो आपका पोता इसके अंदर गारंटी है मेरी कि 2040 में सेब की खेती कर ले। तो
यहाँ से सेब खत्म हो जाएगा, शुद्धतम खत्म। खत्म। आप जैसे एक दो लोगों का बचेगा, नमूने के तौर पे यहाँ कभी सेब हुआ करता था, समझ रहे हो मेरी बात? और मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग आ गए उस स्थिति में। ये तो लग गया, ये तो हम लोगों को अभी राहुल भैया अभी पता लग गया है। इसका तो अलर्ट हो गया है आपके कि खड़े खड़े बागीचे सूख रहे हैं, ये तो हो गया आपके अलर्ट खेतों में बीमार है। अब उस बीमारी आने का कारण क्या है? अब आपको क्या करते हैं लोग कि जैसे इसको मैं ऑफ कर दूं तो इसमें क्या माइक बैटरी बच जाएगी। अब आप लोग करते क्या हैं? बीमारी आई, उसका इलाज पूछने जाते हैं, वो उसका एक टेम्परेरी उपाय बताता है, वो ठीक हो जाता है, फिर आती फिर जाते हैं। मजबूरी है किसानों की, घुमा दिया किसानों को जागरूकता की कमी की वजह से। तो हमने क्या किया कि आपका जो डीएपी फिक्स हो रहा है जमीन में, हमने पहले खाद पे काम किया। तो यदि आप भट्टी खाद बना के डालें, भट्टी खाद का मतलब है कि आपने कोई भी रासायनिक खाद को लिया, उसके 3 गुना गोबर की सड़ी हुई खाद या आपके खेत की मिट्टी या वर्मी कंपोस्ट या कोई भी बायोमास में मिला करके थोड़ा पानी डाल करके, अगर आपके पास बैक्टीरियल है कुछ तो छिड़क दो, जैसे डिकम्पोजर हुआ, गौमूत्र हुआ, लस्सी हुई, दूध हुआ, गुड़ हुआ, वॉटेवर जो भी अपने पास है, उससे नमी दिया और उसको आपने बांध के रख दिया, नीचे पॉलीथीन ऊपर पॉलीथीन पैक कर दिया। तो 10 दिन में जैसे हमारे घर में खाना बनता है रसोई में एक कोने में घर के, ऐसे हमने खेत में खाना बना दिया एक कोने में। अगर आप अपने पूरे घर में खाना बनाएं, एक लोरी बनाओ, उसको ऊपर चूल्हा रखो और तड़का मार के पूरे कमरों में घूमते फिरो, तो सारे को खांसी होगी नहीं, घर वाले परेशान हो जाएंगे और खाना खाने का मन नहीं करेगा। इसीलिए रसोई में बनाया जाता है, एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है कि धुआं बाहर की तरफ जाए, खुशबू आनी चाहिए केवल, समझ रहे मेरी बात? तो खेत में हम पूरे खेत में जो दाना डालते हैं, जब आपने यहाँ पे डीएपी का दाना डाला तो ये डाला इसकी जड़ में जब गया तो पहली बात तो जो बायोमास के संपर्क में नहीं आएगा वो फिक्स हो जाएगा बिना कुछ किए। अब इससे एसिड्स रिलीज होते हैं, जब ये बनाया गया तो इसको बॉन्ड करके बनाया गया केमिकल के साथ, जब पानी कि ये आपके घर तक जाने तक ये दाना खराब ना हो, सुरक्षित रहे। अब आपने ले जा करके इसको खेत में फेंक दिया, तो अब इसके अंदर रासायनिक प्रक्रिया शुरू हुई, इससे एसिड्स निकले, तेजाब निकले और इसके अंदर से गैसें निकली। उन तेजाब ने आपकी जमीन के माइक्रोब्स को कम किया, भगाया। आप मेरे से बदतमीजी से बात करोगे मैं दोबारा थोड़ी आऊंगा, तो माइक्रोब्स हूं मैं। आप मुझे आराम से बात करो तो मैं बैठा रहूंगा, अगली बार भी आऊंगा, समझ रहे हो मेरी बात? तो माइक्रोब्स को जब जलाया गया, उनके जड़ों के मुंह फूंक दिए, वो कहाँ से भोजन खाएगा? इससे जो गैस रिलीज हुई तो गैस उड़ के तो यहीं गई ना। अब ये जो आपका सेब का पेड़ है, तो आपको लगता होगा कि इधर से ही स्प्रे होता है ऊपर की तरफ से, लेकिन स्टोमेटा यहाँ भी है भाई साहब। जब नीचे से गैस उड़ी तो इसको स्टोमेटा के थ्रू इसके सिस्टम में उतरी और पौधे को स्ट्रेस हुआ, तनाव हुआ। जैसे मैं आपको प्रधान जी रसगुल्ला खाने के लिए दूं, नीचे से ठोडी पे गुत मार दूं कि प्रधान जी रसगुल्ला खाओ, तो प्रधान जी रसगुल्ला कैसे खाएंगे? तुमने यार दांतों में मेरे चोट मार दी। हम वही कर रहे हैं प्रधान जी। तो आप क्या करोगे? जहां तक चोट लगी थी तब तक तो रसगुल्ला खा लिया, जहां चोट लगी तो आपके मुंह से फट से रसगुल्ला निकल गया क्योंकि ठोडी पे गुत लग गया। क्या आप रसगुल्ला खाओगे? अब वो रसगुल्ला नीचे गिर गया दोबारा नहीं खाओगे ना, फिक्स हो गया। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये 80% आपकी जमीन में पड़ी है। अब ये पड़ी है, अगली बार फिर अगली बार फिर अगली बार। अब हो क्या रहा है कि माइक्रोब्स तो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जमीन के अंदर इनसे निकलने वाले जो एसिड्स हैं, जो लवण हैं, जो साल्ट है, उसने जमीन को कर दिया कॉम्पैक्ट, पक्का। और अब ये आपकी जमीन के अंदर धीरे 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 इसने टॉक्सिसिटी बढ़ा दी। इसको ऐसे ले लो, आपके पेट में फास्ट फूड खाने की वजह से बनते जा रहा है, कवच बनते जा रहा है, बनते अभी धीरे धीरे पानी भी पी रहे हो तो डकार आ रही है वाली स्थिति हो गई। तो अब इसको आप कुछ भी दे रहे हो, ये ले नहीं रहा है। अब लोगों ने एक नया तरीका निकाला, अच्छा नीचे से नहीं लेगा, हम सालों को ऊपर से देंगे। अब ये ऊपर से चालू हो गए। अब पौधा ऊपर से इतना इम्यून कमजोर हो गया उसका कि अभी उसका पत्ता ही काम नहीं कर रहा है। पत्ता पहले मोटा होता था, अभी पत्ता ही पतला हो गया। ज्यादा दवाई दोगे तो मुड़ जाता है पत्ता, साइज छोटा हो गया। मनुष्य ने इसको समझा नहीं। मनुष्य बहुत क्रूर है, वो हर चीज पर अपनी क्रूरता चलाता है, क्रूरता। तो ये आपने अगर इस तरीके से किया तो पहली बात, आपका जो 10 किलो था ये हो गया 30 किलो। 3 साल पढ़ते पढ़ते 30 किलो नहीं, पहले ही साल। आप अगर 50 किलो डीएपी डाल रहे हैं तो पहले साल आप 25 किलो डालेंगे, और 25 किलो को इस तरीके से गोबर में रख कर डालेंगे तो ये 75 किलो का काम करेगा। करके देख लेना एक सेब के पेड़ में, रिजल्ट नहीं आया तो मेरे को बताना। जी।
अब देखिए जी आपके आज कहाँ पहुँचा दिया 2.5-3 के हाँ कितनी साल में 5-10 साल के अंदर अंदर हुआ ही है। 10 साल ये तो राहुल भाई कंपनी का खेल है। जी 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 अपने प्रोडक्ट भाई उनको प्रोडक्ट बेचने में, लेकिन जागना तो आपको है जी। अब क्या हुआ सुशांत भाई, प्रधान जी ये समझ में आ रहा है फिक्सेशन का खेल। ठीक है। अब आपने क्या किया, डीएपी को कम इतना ले लिया। अब जैसे आप कैल्शियम डालते हो तो कैल्शियम अभी आप अगर 5 किलो डाल रहे हो, एकदम से आधा किलो पर जाओगे तो नुकसान हो जाएगा। तो 5 किलो को ठीक 2.5 किलो कर दो और 2.5 किलो को मिट्टी में मिला के 36 घंटे के लिए छोड़ दो। इस मिट्टी में मॉइस्चर नहीं देना है, वो ऑटोमेटिक मॉइस्चर छोड़ता है, ठीक है। और इसको 36 घंटे रखने के बाद खेत में फेंक दो, तो ये जो मिट्टी के साथ उसकी रासायनिक क्रिया होनी थी जो नुकसान दे रही थी वो बंद हो जाएगी और ये ठीक डबल हो जाएगा। मिट्टी कितनी, सूखी मिट्टी डबल या राख चूल्हे की घर की। अब जैसे आपका डीएपी है, डीएपी को 3 गुना गोबर की सड़ी खाद में, यूरिया को डबल मिट्टी में, क्योंकि यूरिया को गोबर खाद में मिलाओ तो हलवा बन जाएगा। जादुई परिणाम आपको मिलेंगे। इसको बोलते हैं भट्टी खाद। मेरा चैनल है किसान कार्यशाला, उस पर आपको वो मिल जाएगी 357 नंबर की वीडियो। ये आप एक एक पर्ची ले लो फिर मुझे दे दो वापस। ये आपको देखना है चैनल को, ये वीडियो भी इसी पे आएगा। देखिए आपने तो देखी, बाकी ने तो सुशांत मैंने देखा है। हाँ हमने भट्टी खाद भी मैं पर ये हमारी मिट्टी ली थी, जंगल से लाई थी। जी जी, नहीं इतना मेहनत नहीं करना जंगल वंगल का, यही ले लो जो हमारे को जैसा बोला गया था हमने जी जी। तो हमने गोबर लिया था, चूना लिया था और यूरिया लिया था, उसे कॉम्पैक्ट किया एक उसमें और टाइट कर दिया था। उसको हफ्ते के बाद यूज नहीं, हफ्ता नहीं, अभी यूरिया को अगर आप 1 हफ्ता रख दोगे तो वो तो खत्म हो गया। पर उसका जब वो अमोनिया गैस रिलीज हुआ उससे वो जो हो रहा था, तो उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हारे जब अमोनिया गैस रिलीज होगा तो आंसू आते हैं आंख में। जब वो आया तो हमारे को लग गया था कि तैयार हो गया, फिर हमने ढाला था वो सारा। एक्चुअली करना क्या है, इतना मेहनत नहीं करनी है। उस टाइम हमारे को नॉलेज भी नहीं थी। अभी आपने यूरिया और कैल्शियम और जिंक इन 3 को अलग भट्टी खाद बनाना है। एक 357 नंबर की वीडियो है 357, उसमें मैंने हाथ से करके दिखाया हूँ किसको किसके साथ मिलाना है कि नहीं मिलाना है। यूरिया को मिट्टी में, कैल्शियम नाइट्रेट को मिट्टी में, और जिंक क्योंकि उसके साथ किसी की बनती नहीं तो भाई साहब को अलग रखो, लेकिन डालते समय एक साथ मिला सकते हो तब, क्योंकि अब लोग बोलते हैं रिएक्शन करेगा। अरे रिएक्शन ही तो खत्म किया 10 दिन में, 10 दिन इसीलिए तो रखा 10 दिन इसीलिए रखा है। और इसको खोलना नहीं है बीच में। भट्टी खाद का मतलब है कॉम्पैक्ट। अगर वो खुल गया, कुकर को आप खोल के चेक कर लिए कि आलू बने कि नहीं बने, तो वो तो यार कहाँ से होगा, उसको 10 दिन रहने दो। एक बात है भैया जी, कुछ वीडियोस हम यूट्यूब में देखते हैं, उसमें भट्टी खाद के लिए जो लोग रिकमेंडेशन करते हैं उसको बोलते हैं कि आपको 3 से 4 दिन के बाद उसमें एक बार पलटी मारनी है। तो क्या ये एक्चुअली हमने ये शुरुआत में किया था, हम लोगों ने खुद शुरुआत किया था, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आए। रिजल्ट कहाँ से आएगा? पलटी मार के रिजल्ट हमें ऐसा लग रहा था शुरुआत में जब ये स्टार्टिंग किया था हम लोगों ने भट्टी खाद 2021 में 20 में कि ऐसा करेंगे तो शायद मल्टीपल हो, लेकिन बाद में हमारी समझ में आया कि नहीं यार तो उल्टा गड़बड़ हो रहा है। फिर हमने क्या किया, ये मेरा खुद का है, मैंने इसको खोला नहीं 10-12 दिन, तो इस वाले का जो रिजल्ट आया वो अद्भुत था भाई। फिर इसमें मैंने सरसों की खल ऐड करी। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट लेने जाते हो प्रधान जी, कितना महंगा मिलता है, मैं क्यों लाऊं, मैं तो सरसों की खल डालूंगा, 20 रुपए किलो मिलती है। एक पेड़ के नीचे 2 किलो डाल दो, रिजल्ट देख लेना। अच्छा, ये आप बोलते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट और आपका यूरिया इसको हमने मिट्टी के साथ मिलाना है। हाँ बिल्कुल। तो मान के चलिए आप 10 किलो आप कैल्शियम नाइट्रेट या यूरिया लेते हैं तो उसमें 20 किलो मिट्टी डालनी है। बिल्कुल। और उसको किसी बैक्टीरिया के साथ भिगो देना है पानी के बीच मिला के, कुछ नहीं, उसको कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, आपका डीएपी है, आप चाहे अगर मिट्टी बहुत ही ज्यादा ड्राई है तो किसी भी जैसे आपके ट्राइकोडर्मा वगैरह का जो कल्चर बनाते हैं या डिकम्पोजर का कोई कल्चर है, थोड़ा मामूली सा कोटिंग करने के लिए उसको हल्का सा, ताकि वो जुड़ जाए। पानी नहीं बनाना है उसका, वो भुरभुरा रहना चाहिए, डालते समय मजा आना चाहिए आपको। ठीक है। और आपका जो एसएसपी चलती है यहाँ पे, डीएपी यहाँ पर यूज नहीं होता है। भट्टी खाद बनाना एसएसपी को 15 दिन रखो कम से कम। हाँ, उसका प्रोसेस 15 दिन और ये खराब नहीं होता, इसको 2 महीने तक आप स्टोर करके रख सकते हो भट्टी खाद को। और पोटाश एक बार बना लो, साला पड़ा रहने दो। पोटाश को भी हम क्या जैविक खाद के बीच मिला के, हमारे दुकान से ना लाना पड़े, जो यहीं बने खाद। मैं पहले इनको जो रासायनिक कर रहे हैं पहले इनको समझा दूं, फिर आप जो प्राकृतिक वाले हैं प्राकृतिक वालों की तरफ आता हूँ घूम के। तो ये तो हो गया केमिकल वालों का, जो लोग केमिकल खेती कर रहे हैं कि मुझे केमिकल से वापस कैसे आना है। आप अगर ऊपर खड़े हैं और मैं नीचे हूँ तो मैं आपको एक सीढ़ी दूंगा। अभी लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे को दाना के आ जाओ मैं खड़ा हूँ, छलांग मारे, साला गिरे, सेब भी गया, मैं भी गया, सब हो गया गड़बड़। एकदम तो नहीं आ सकते, स्टेप बाय स्टेप। तो आप 4 साल में इस तरीके से धीरे धीरे आ सकते हो। अब बात करते हैं इनकी ऑर्गेनिक प्राकृतिक वालों की।
तो प्राकृतिक में आपका जैसे गोबर की खाद है, तो पहले तो आप उसका वर्मी कंपोस्ट बनाओ। उस वर्मी कंपोस्ट और बाकी जितने आपके पत्ते वत्ते इकट्ठे हो रहे हैं, गोबर की खाद अलग से इकट्ठे हो रही, ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, मेटारिजिम, एनिसोप्ले, ये जितने भी बायो फंगिसाइड और कीटनाशक हैं जो कुदरत ने बनाए हैं, किसी और ने नहीं बनाए, हमने तो इनको पहचाना है केवल। इनको आपने गोबर की खाद के ऊपर अगर डाल दिया या उस खाद के ऊपर डाल के 15-20 दिन छोड़ दिया, भाई साहब ये कुंटलो ट्राइकोडर्मा हो गया, कुंटलो बिवेरिया बेसियाना हो गया। आपको ना तो कोई बीमारी आने वाली ना कुछ आने वाला है, ये उसमें मिला करके दो। आप चूने का प्रयोग करो कैल्शियम के लिए। चूने क्या करते हैं सर? 200 लीटर पानी में 2 किलो चूना डाल दो और आधा किलो गुड़ डाल दो और इसको छोड़ दो आप 15-20 दिन के लिए। उसके बाद इसको आप पर पौधा 1 लीटर यूज करो। सुंदर शानदार वाले रिजल्ट आपको बेहतरीन वाले मिलेंगे। ये जो आपके तने अभी क्लियर दिख रहे हैं, इन पे बोडो पेस्ट करो आप लोग, वो तो करते हैं, है नहीं, बहुत शानदार आपको रिजल्ट मिलेंगे। गेरू का पेस्ट करो। दूसरा आप जो घनजीवामृत बनाओ, बढ़िया रिजल्ट है। उसके साथ में आपका डिकम्पोजर चलाओ, डिकम्पोज करेगा जो आपका खाद पड़ा हुआ है। अगर आपने जीवाणु दिए खेत में, तो जीवाणु ही आपकी खेती करवाता है, वो प्राकृतिक खेती हो, रासायनिक खेती हो, या वो जहर मुक्त खेती हो, जो हम जिस पर लोगों को इसको रेजिडू फ्री फार्मिंग बोलते हैं। आप इस तरीके से अगर डीएपी पोटास देंगे और जब इस सेब को लेकर के लैब में जाएंगे, तो उस भाई को ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि इसके जड़ में केमिकल डाला भी है कि नहीं, क्योंकि आप केमिकल रिलीज करने के बाद इसको रेडी भोजन दे रहे हो। और दूसरी बात, अगर आप डायरेक्ट एसएसपी डालते हैं तो 20 से 25 दिन बाद वो थोड़ा थोड़ा लगना शुरू होता है, 30 दिन के बाद। ऐसे दोगे तो आज ही 8-6 घंटे के बाद अगर पानी मिल गया तो आप ही चालू हो जाएगा आज ही 6 घंटे के बाद। इतना जबरदस्त तेज रिजल्ट है इन चीज़ों का। अच्छा, इसमें लाना कुछ नहीं है, ना मेरे घर से कुछ लाना है, ना किसी कंपनी से कुछ खरीदना है, केवल जागरूक होना है कि मैंने मेरे खेत में खाद पानी कैसे दूं। दूसरा बात आती है मेन आपकी पोटास वाली, तो आप अपने सेब को ही बना लीजिए ना। सेब से पोटास बनती है, कद्दू से पोटास बनती है, किसी भी मीठे फल से पोटास बनती है। अपना राहुल भैया, इसमें एक दिक्कत आती है, आप ऑर्गेनिकली जैसे आप बोल रहे हैं कि आप, देखिए मैं कभी भी शुद्धतम प्राकृतिक ऑर्गेनिक का पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि इसमें 2 कारण हैं। यदि मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ 100% और मैं बाहर से कुछ भी लाना नहीं चाहता, तो मेरा सेब जो इसकी वैरायटी है कुदरत ने दी है, ये उसके अनुरूप मुझे फल देगा। अब अगर मेरे उस फल की डिमांड है, देन इट्स ओके, मैं खुश हूँ। अगर मेरा बाजार वाला व्यापारी ये कह रहा है कि थोड़ा सा और इसे राणा जी यार मोटा कर दो, तो मैं आपका सेब ले लूंगा, तो मुझे थोड़ा सा ऊपर से देना पड़ेगा। वो चाहे मैं जीवामृत के माध्यम से दूं, घनजीवामृत के माध्यम से दूं, या किसी ऑर्गेनिक उत्पाद अपने घर पे बना करके उसके माध्यम से दूं, तो वो हमें उस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और बैक्टीरिया पे एक मेन काम करना पड़ेगा हमें, अगर अभी आज की खेती करनी है। अब आप जो कहना चाह रहे थे, मेरे ख्याल से बीमारी पे आना चाह रहे थे। नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि आप बोलते हैं कि जो आपका फ्रूट है, सेब से ही आप पोटाश बनाओ। अब होता क्या है कि हमारा जो यहाँ पे सेब का जो नॉनी यूनिवर्सिटी बनी है जी, जो डॉक्टर्स हैं वो हमें रिकमेंडेशन देते हैं कि यार चलो कोई भी केमिकल खाद है, उसकी रिकमेंडेशन होती है हर न्यूट्रेंट की, वो पोटाश की है, वो आपकी एसएसपी की है, या नाइट्रोजन की है, कैल्शियम की है, कि एक पर पौधे में कितनी डालनी है। अब होगा क्या, अब हम पोटाश तो बना देंगे, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी पौधे को नहीं मिल पाएगी। अब हमें क्या पता है कि सेब से हमने उसको डिकम्पोज करके या आपके तरीके से जिस तरह से भी उसको हमने पोटाश बना दिया, अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितनी परसेंटेज में पोटाश है? बिल्कुल, आपने क्या करना है जी, इस साल 5 पेड़ रोक लेने हैं, उत्पादन प्रभावित नहीं करना है कभी भी अपना। उन 5 पेड़ों पे, बाकी पे पूरा पोटाश दो जितना आप देते आ रहे हो, उन 5 पेड़ों पे 50% कर दो और 5 लीटर पर पौधा ये बनाया हुआ पोटाश देना शुरू करो, 2.5 स्प्रे में 2.5 जड़ में। ठीक है, इसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा आपके सामने आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे से बराबर रहे या क्वालिटी ऊपर चली गई इसकी और उसकी डाउन हो गई केमिकल वाले की, तो आप पोटाश फिर आधा किलो 1 किलो कम कर दो। जाना आपको 2 से 3 साल में वापस है, ये बात याद रखो। जल्दी जाओगे जल्दी गिरोगे, फिर वापस से रासायनिक पे कूद के आओगे। हाँ, धीरे धीरे और फिर धीरे धीरे आप इधर से पोटाश को बढ़ाओ। 5 की जगह पे 8 लीटर पे आ जाओ। मैं 5 लीटर का आंकड़ा बता रहा हूँ, 1 लीटर भी काफी होता है स्प्रे में। और एक बात हमेशा याद रखना, नेचुरल चीज को, दुनिया की कोई हाथ की बनाई हुई चीज मात दे नहीं सकती। कुदरत को कौन किसके अंदर हिम्मत है जो यहाँ सेब उगा देगा? कोई मशीन बताओ इस दुनिया में है? नहीं, ऐसा तो कोई जो ये हरे पेड़ पे लाल सेब ला दे कोई मिट्टी के अंदर ताकत है। मिट्टी में कौन है राहुल भैया? एक बैक्टीरिया। चम्मच मिट्टी में लाखों जीवाणु। बिल्कुल, लाखों नहीं अरबों।
ये ग्राम में अरबों के अंदर है, वो कौन पैदा कर सकता है? कोई नहीं, केवल हम प्राकृतिक रूप से बढ़ावा कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये देवभूमि कहलाती है हिमाचल। भाई इन देवताओं की मिट्टी में तो केमिकल की जहर की जरूरत ही नहीं थी। आप लोगों का एनवायरनमेंट इतना बढ़िया कि मुझे ऑक्सीजन ऐसा लग रहा है यहाँ करके कि होता ही है एक्स्ट्रा। मेरी तो सारी जिंदगी लगभग पहाड़ों में निकली है। खुशबू अलग है, मेरी भाई बोल रही थी कि यहाँ हवा में खुशबू है। अब इस खुशबू के बीच में क्लोरोपाइरीफास की खुशबू आ रही है, तो ये जानबूझ के लाया गया है, जरूरत नहीं थी। लालच और मोटा और मोटा, और मतलब 200 पेटी निकल रही, 400 कैसे निकलेंगी? 400 भी निकल गई। इंसान इतना लालची है, वो अब 600 के चक्कर में है। 600 भी निकल गई खींचतान करके। खच्चर देखा आपने कहीं पहाड़ों में चलते हुए? खच्चर खच्चर, हाँ जी, जब तक वो घुटने नहीं ढाता है खच्चर वाला साला, उसके ऊपर टमाटर की पेटियां, आपके यहाँ सेब की पेटी खच्चर से जाती होंगी, मैंने देखी है। तो आपकी अगर 4 पेटी लेके जा रहा है ना खच्चर, और 4 में वो ठीक चल रहा है, तो खच्चर वाले को मजा नहीं आएगा। वो सोचेगा अच्छा 6 भी लगाते, 6 भी अगर वो लेके जा रहा है, तो फिर तुम एक काम करो, एक हाथ से हाथ भी पकड़ लोगे और एक साथ लेके चलोगे। मतलब रहम नहीं कर रहे कतई भी प्रकृति के ऊपर।